सोरायसिस के लिए उपवास क्या यह मदद करता है और क्या यह टिकाऊ है? यही विषय है जिस पर हम आज गहराई से चर्चा करेंगे। हम उपवास के विभिन्न तरीकों जैसे वाटर फास्ट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, एक समय का भोजन और कीटोसिस के फायदे नुकसान पर चर्चा करेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर चानू दसारी हूँ, एक सर्जन जो माइंड वेट इम्यूनिटी पद्धति से जटिल सूजन को प्राकृतिक रूप से ठीक करने में विशेषज्ञता रखता हूँ। पिछले 12 वर्षों में हमने अपनी कार्य प्रणाली को निखारा है और हजारों मरीजों को स्वस्थ होने में मदद की है। हम सोरायसिस जैसी बीमारियों को देखते हैं और उनकी जड़ तक जाकर समाधान करते हैं। जैसा कि आप अब तक इस विषय पर सैकड़ों शोध पत्रों से जान चुके हैं, आंत का माइक्रोबायोम सोरायसिस में इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम इन समस्याओं को कैसे ठीक करते हैं, तो मुझसे एक डिस्कवरी कॉल शेड्यूल करें और मैं आपको शुरुआत के लिए कुछ उपयोगी सुझाव दूंगा। ठीक है, यहाँ कुछ अध्ययन हैं जो सोरायसिस में उपवास का वर्णन करते हैं। यहाँ 2022 का एक अध्ययन है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग और सोरायसिस को देखता है, और यहाँ 2024 का एक अध्ययन है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसी लोकप्रिय डाइट्स का विश्लेषण करता है, खासकर सोरायसिस जैसी त्वचा संबंधी स्थितियों पर। मैं इन अध्ययनों को विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन साथ ही मैं आपको कुछ व्यक्तिगत अनुभव भी साझा करूंगा कि उपवास का दीर्घकालिक रूप से सोरायसिस पर क्या प्रभाव पड़ता है। शुरुआत करने के लिए यह समझना जरूरी है कि आपकी इम्यून सिस्टम का 80% हिस्सा आपकी आंत में होता है। इसे म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू या संक्षेप में माल्ट कहा जाता है। इस टिश्यू में खरबों इम्यून कोशिकाएं होती हैं जो आपकी आंतों के अंदर मौजूद चीजों पर प्रतिक्रिया करती हैं। और वहां क्या होता है? मुख्य रूप से भोजन और सूक्ष्मजीव, जिनमें बैक्टीरिया, फफूंदी और वायरस शामिल हैं। ये सूक्ष्मजीव भोजन को तोड़ते हैं और द्वितीयक और तृतीयक मेटाबोलाइट्स बनाते हैं जो इम्यून प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि आप न केवल सही प्रकार का भोजन करें, बल्कि सोरायसिस की सूजन को नियंत्रित करने के लिए एक स्वस्थ और संतुलित माइक्रोबायोम भी बनाए रखें। मेरे दूसरे वीडियो सोरायसिस के लिए आदर्श आहार को जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस वीडियो में मैं उन 4 मानदंडों के बारे में चर्चा करता हूं जिनका उपयोग मैं यह निर्धारित करने के लिए करता हूं कि कोई आहार प्रभावी है या नहीं। और स्पॉइलर यह है कि मैं फाइटोन्यूट्रिएंट डाइट या फाइटो डाइट का बड़ा समर्थक हूं। हम इसे क्लिनिक में अक्सर इस्तेमाल करते हैं और सोरायसिस के साथ बेहतरीन परिणाम देखते हैं। जब इसे सटीक माइक्रोबायोम पुनर्संतुलन के साथ जोड़ा जाता है, तो हमारे कई सोरायसिस मरीजों को उनके लक्षणों में तेज सुधार देखने को मिलता है, अक्सर कुछ ही हफ्तों में। मैं आपको वह वीडियो देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं ताकि आप सोरायसिस प्रबंधन में फाइटोन्यूट्रिएंट्स की भूमिका के बारे में और अधिक समझ सकें। अब जिन 4 मानदंडों का मैं किसी भी आहार पद्धति की प्रभावशीलता जांचने के लिए उपयोग करता हूं, जिसमें उपवास भी शामिल है, वे हैं फाइटोन्यूट्रिएंट घनत्व और विविधता, मैक्रोन्यूट्रिएंट आवश्यकताएं, माइक्रोबायोम विशिष्टता और खाद्य संवेदनशीलता। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कारक क्यों महत्वपूर्ण हैं, तो एक बार फिर उस सोरायसिस के लिए आदर्श आहार वाले वीडियो को देखें। उसका लिंक विवरण में दिया गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ जल्दी से एक संक्षिप्त पुनरावलोकन दे देता हूँ ताकि आपको वीडियो के बीच में बार बार न जाना पड़े। फाइटोन्यूट्रिएंट घनत्व और विविधता। फाइटोन्यूट्रिएंट्स शक्तिशाली सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। कई अध्ययनों ने सोरायसिस के उपचार और प्रबंधन में फाइटोन्यूट्रिएंट्स की भूमिका को रेखांकित किया है। इस 2023 के अध्ययन में यह विश्लेषण किया गया कि कैसे प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक सप्लीमेंटेशन आंत के माइक्रोबायोम को बेहतर बना सकता है और सोरायसिस से पीड़ित मरीजों में देखी जाने वाली सूजन को कम कर सकता है। यहाँ एक और 2023 का अध्ययन है जिसमें पॉलीफेनोल्स के न्यूट्रास्यूटिकल्स के रूप में उपयोग को सोरायसिस जैसी त्वचा संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए देखा गया है। और यह 2023 का एक अध्ययन है जिसमें यह मूल्यांकन किया गया है कि जीरा आंत के माइक्रोबायोम में सुधार और त्वचा की सूजन को कम करने में कैसे योगदान देता है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स वे आणविक यौगिक हैं जो मुख्य रूप से पौधों और कवक में पाए जाते हैं और मानव स्वास्थ्य पर इनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इनमें सुपरफूड्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे प्रसिद्ध शब्द शामिल हैं। अनुसंधान लगातार यह दिखाता है कि अपने आहार में फाइटोन्यूट्रिएंट्स को शामिल करने से सोरायसिस के लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स को कई श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे तरपीन, फिनोल, क्लोरोफिल, थायोसाइनेक्स, फाइटोएंजाइम्स, फाइटो ऑयल्स, प्रीबायोटिक्स और एल्कलॉइड्स।
और हालांकि चुकंदर से मिलने वाले बीटालिन्स और मशरूम से मिलने वाले हेरिसेनोन जैसे कुछ छोटे समूह भी हैं, लेकिन इन 8 मुख्य श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित करने से आपके अधिकांश फाइटोन्यूट्रिएंट्स की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। इन आवश्यक पोषक तत्वों की कमी मस्तिष्कांत प्रतिरक्षा त्वचा के महत्वपूर्ण संबंध को बाधित कर सकती है, जिससे सोराइसिस जैसी सूजन संबंधी बीमारियों को नियंत्रित करना और भी मुश्किल हो जाता है, जो आमतौर पर त्वचा और जोड़ों को प्रभावित करती है। लक्ष्य यह है कि रोजमर्रा के खाने से फाइटोन्यूट्रिएंट्स का सेवन अधिकतम और अनुकूलित किया जाए, और अधिकतम और अनुकूलित करने से मेरा मतलब है कि आहार में फाइटोन्यूट्रिएंट्स की विविधता और घनत्व दोनों को बढ़ाना, जो समग्र स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स की कमी वाला आहार सूजन संबंधी बीमारियों से उबरना और भी मुश्किल बना देता है। जब हम उपवास करते हैं तो आमतौर पर हमें ये महत्वपूर्ण पोषक तत्व बहुत कम या बिल्कुल नहीं मिलते। आपको अस्थायी रूप से बेहतर महसूस हो सकता है जब आपका पाचन तंत्र खाली होता है और पचाने के लिए कम खाना होता है। हालांकि फाइटोन्यूट्रिएंट्स की अनुपस्थिति के कारण प्रतिरक्षा नियंत्रण नहीं हो पाता और जैसे ही उपवास खत्म होता है, लक्षण वापस आ जाते हैं। मेरा एक सुझाव है कि अगर आप कई दिनों तक वाटर फास्ट करने या 6 या 8 घंटे की खाने की विंडो के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की सोच रहे हैं, तो उसमें हर्बल चाय को शामिल करें। हर्बल चाय में पॉलीफेनॉल्स और टर्पीन जैसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो बिना कैलोरी बढ़ाए सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। अब बात करते हैं सोराइसिस के लिए मैक्रो आवश्यकताओं की। मैक्रो का मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, और इसमें कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन शामिल हैं, जिनकी शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए जरूरत होती है। मेरी वेबसाइट पर एक टूल है जिसे मैक्रो कैलकुलेटर कहते हैं, जो आपकी लंबाई, वजन, उम्र, लिंग और एक्टिविटी लेवल जैसे फैक्टर्स के आधार पर आपके शरीर की मेंटेनेंस जरूरतें पता करने में मदद कर सकता है। यह समझना जरूरी है कि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अनुमान आदर्श शारीरिक कार्य के आधार पर बनाए गए हैं। हालांकि जब आप उपवास करते हैं तो आपको ये पोषक तत्व लंबे समय तक नहीं मिलेंगे या फिर बहुत कम मात्रा में मिलेंगे। आइए उपवास के अलग अलग प्रकारों पर नजर डालते हैं। वाटर फास्ट 24, 48 या 72 घंटे के हो सकते हैं, या फिर 5 से 14 दिनों तक भी चल सकते हैं। आप पूरी तरह से कैलोरी की मात्रा भी सीमित कर सकते हैं, जिसमें आप रोजाना 800 से 1000 कैलोरी से कम लेते हैं। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आप 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे की विंडो में खाना खाते हैं, और आप एक दिन में एक ही बार भोजन कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी सारी कैलोरी एक ही बार में लेते हैं। आप कोई भी उपवास विधि चुनें, इसका मुख्य लाभ कीटोसिस से ही आता है। कीटोसिस में आपका शरीर ऊर्जा के लिए कार्ब्स का उपयोग करना बंद कर देता है और उसकी जगह जमा हुई चर्बी और मांसपेशियों पर निर्भर हो जाता है। उपवास के समर्थक एक प्रक्रिया को भी उजागर करते हैं जिसे ऑटोफैगी कहा जाता है, जिसमें शरीर पुराने या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की सफाई करता है, खासकर त्वचा में, और यह प्रक्रिया सूजनरोधी हो सकती है। लेकिन यहाँ एक समस्या है। हालांकि उपवास की रणनीतियां सोराइसिस के लक्षणों को अस्थायी रूप से कम कर सकती हैं, लेकिन ये लक्षण लगभग हमेशा वापस आ जाते हैं। तो दूसरी बार, तीसरी बार, या अगर आप लंबे समय तक उपवास करते रहें तो क्या होता है? जब लक्षण वापस आते हैं तो खाना खाना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आपको खाने के बाद फूला हुआ, सुस्त या ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। ये लक्षण खाने को मुश्किल बना सकते हैं, खासकर अगर आपका वजन कम है। 18 या उससे कम का बॉडी मास इंडेक्स सोराइसिस से पीड़ित लोगों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। आप हमारी क्लिनिक की वेबसाइट पर बीएमआई कैलकुलेटर का उपयोग करके अपना बीएमआई निकाल सकते हैं। अगर आपका बीएमआई 18 से कम है तो यह एक गंभीर समस्या है, और मैंने ऐसे लोगों का इलाज किया है जिनका बीएमआई 13 तक भी था, जो कि काफी गंभीर हो सकता है। और जब सोराइसिस से पीड़ित किसी व्यक्ति का बीएमआई कम होता है तो इसका मतलब है कि उनका शरीर एक कैटाबोलिक अवस्था में है, जिसमें मांसपेशियों और त्वचा का निर्माण करने के बजाय उनका टूटना शुरू हो जाता है, जिससे ठीक होने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। इनमें से कई मरीजों को खाना पचाने में दिक्कत होती है और उन्हें अपने आहार में भोजन को दोबारा शामिल करने के लिए सावधानी पूर्वक मार्गदर्शन की जरूरत होती है। मैं इस बात पर जोर देता हूं क्योंकि एक खराब गट माइक्रोबायोम का समाधान कभी भी खाने से परहेज करना या खाना बंद करना नहीं होना चाहिए, भले ही उपवास करने से आपको थोड़े समय के लिए अच्छा महसूस हो। मुझ पर भरोसा करें, मैं खुद भी उपवास करता था, इसलिए मुझे इसकी आकर्षण अच्छी तरह समझ में आती है। लेकिन खाने से बचने के बजाय पहले सूजन को कम करने पर ध्यान दें, फिर सामान्य खाने की आदतों पर लौटें। जब मैंने यह बदलाव किया और जब मेरे मरीजों ने भी किया तो नतीजे कहीं ज्यादा टिकाऊ रहे। दुर्भाग्यवश बहुत से सोराइसिस पीड़ित लोग सही आहार खोजने की कोशिश छोड़ चुके हैं और अंत में खाना छोड़ सकते हैं। यहाँ एक हालिया अध्ययन है जो दिखाता है कि लंबे समय तक इंटरमिटेंट फास्टिंग से हृदय संबंधी मृत्यु बढ़ सकती है।
इसके अलावा अगर आप लंबे समय तक कैलोरी की मात्रा कम रखते हैं और हम कई दिनों, हफ्तों या महीनों तक इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रहे हैं, तो आप निम्नलिखित समस्याओं का भी सामना कर सकते हैं। वजन कम होना और मांसपेशियों का क्षय, थायराइड की गड़बड़ी, कोर्टिसोल और सिंपैथेटिक एंडोक्राइन की गड़बड़ी, नींद में बाधा, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण जो त्वचा की मरम्मत और सूजन नियंत्रण में बाधा डालता है, मतली, रिफ्लक्स, पेट भरा हुआ महसूस होना और भूख में कमी, और गंभीर रुक रुक कर थकान आना। मैं इस बात पर जोर इसलिए देता हूं क्योंकि एक अस्वस्थ आंत माइक्रोबायोम का समाधान कभी भी खाना बंद करना या पूरी तरह से खाने से बचना नहीं होना चाहिए। इसके बजाय ध्यान सबसे पहले सूजन को कम करने पर होना चाहिए, फिर सामान्य संतुलित आहार पर लौटना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, दुर्भाग्यवश सोरायसिस से जूझ रहे कई लोग आदर्श आहार खोजने की कोशिश छोड़ चुके हैं और शायद खाना टालने लगते हैं, जिससे समस्या और भी बढ़ जाती है। अब अगर आप सोरायसिस को नियंत्रित करने के लिए आदर्श मैक्रोन्यूट्रिएंट संतुलन तय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुख्य बात यह है कि वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर ध्यान दें। सूजन को कम करने के लिए मैं सलाह देता हूं कि आपकी रोजाना की लगभग 50% कैलोरी वसा से आए, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों लगभग 25% से 25% हों। कार्बोहाइड्रेट आहार का छोटा हिस्सा इसलिए बनाते हैं, खासकर शुरुआत में, क्योंकि हानिकारक आंत बैक्टीरिया और खास तौर पर कैंडिडा शक्कर पर पनपते हैं। उन्हें कार्बोहाइड्रेट बहुत पसंद हैं, और अगर आपकी माइक्रोबायोम पहले से ही असंतुलित है, तो उसे शक्कर खिलाने से समस्या और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी आंत में खराब बैक्टीरिया और फंगस होते हैं और फिर आप उसमें शक्कर, कार्बोहाइड्रेट और वसा डालते हैं, तो यह न सिर्फ आंत में बल्कि पूरे शरीर में, आपके जोड़ों और त्वचा में भी सूजन पैदा करता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जैसी साधारण शक्कर सोरायसिस में हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस दोनों की वृद्धि को बढ़ावा दे सकती हैं। इसी तरह प्रोसेस्ड आटे में पाए जाने वाले साधारण स्टार्च भी बैक्टीरिया और फंगस की अत्यधिक वृद्धि का कारण बन सकते हैं। यह अवलोकन मेरे हजारों मरीजों के साथ काम करने के व्यापक अनुभव से आया है, न कि किसी विशेष वैज्ञानिक अध्ययन से। अगर आपका लक्ष्य वजन कम करना है, तो आपको कार्ब्स और वसा दोनों को और भी कम करना पड़ सकता है। साथ ही प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी होगी और कुल कैलोरी घटानी होगी। अब दूसरी ओर, अगर आप वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको सोरायसिस है, तो आपको अपनी कुल कैलोरी की मात्रा बढ़ानी होगी और कार्ब और फैट के अनुपात को संतुलित तरीके से समायोजित करना होगा। अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को ट्रैक करना आपके इच्छित स्वास्थ्य लक्ष्यों को हासिल करने में काफी मदद कर सकता है। इसमें मेहनत लगती है, लेकिन यह पूरी तरह से इसके लायक है। यह तरीका न केवल आपके आहार संतुलन को बेहतर बनाएगा, बल्कि लंबे समय तक बेहतर स्वास्थ्य में भी योगदान देगा। तो संक्षेप में, वे मानदंड जिनका मैं उपयोग करता हूं यह तय करने के लिए कि क्या कोई डाइट सोरायसिस वाले मरीजों में लंबे समय तक सूजन को उलटने के लिए काम करेगी, वे हैं: फाइटोन्यूट्रिएंट पर केंद्रित होना, पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना, माइक्रोबायोम की विशिष्टता और पूर्व सेंसिटिविटी से बचना। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप मेरे अन्य वीडियो भी देख सकते हैं या नीचे दिए गए विवरण में अतिरिक्त संसाधनों के लिए देख सकते हैं। आपको वहां एक बॉडी मास कैलकुलेटर, सोरायसिस को मैनेज करने के लिए जरूरी विभिन्न प्रकार के फाइटोन्यूट्रिएंट्स की गाइड के लिंक मिलेंगे। मेरे पास एक मैक्रोन्यूट्रिएंट कैलकुलेटर भी है, जिससे आप अपनी रोजाना की कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन की जरूरतें जान सकते हैं। और एक फाइबर और स्टार्च गाइड भी है, जो आपको उन कार्बोहाइड्रेट से बचने में मदद करेगी जो आंत के माइक्रोबायोम की समस्या को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैं अपने क्लाइंट्स को इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर उनकी डाइट तैयार करने में मदद करता हूं, और आमतौर पर उन्हें काफी अच्छे परिणाम मिलते हैं। उनके लक्षणों की गंभीरता अक्सर बहुत कम समय में काफी हद तक घट जाती है। उनमें से कई लोग अपनी दवाओं को कम या पूरी तरह से बंद करने में सक्षम हो जाते हैं और साफ त्वचा और बिना दर्द वाले जोड़ों के साथ एक स्वस्थ, अधिक संतोषजनक जीवन जीते हैं। मैं सोरायसिस के लिए फाइटो डाइट का प्रबल समर्थक हूं, जिसे मैं अपने क्लाइंट्स के लिए नियमित रूप से इस्तेमाल करता हूं, और यह डाइट आंत के माइक्रोबायोम को फिर से संतुलित करने और सोरायसिस में फाइटोन्यूट्रिएंट की कमी से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रभावी है। यह डाइट खाद्य संवेदनशीलताओं से भी बचाती है, साथ ही दीर्घकालिक पोषण संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा करती है। जो लोग पर्याप्त भोजन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आमतौर पर इसका मतलब है कि आपको अपने भोजन की मात्रा बढ़ानी होगी, खासकर उन खाद्य पदार्थों को अधिक खाना जो न केवल आपको स्वस्थ वजन बढ़ाने में मदद करेंगे, बल्कि सही तरीके से सूजन को भी ठीक करेंगे। इस तरीके को अपनाकर आप लंबे समय तक कम खाने के कई नकारात्मक परिणामों से बच सकते हैं। यह सच हो सकता है कि उपवास के प्रभावों को पलटना कठिन काम है, लेकिन सही योजना के साथ यह पूरी तरह संभव है। ठीक है, एक आखिरी बात, मैं नीचे आपकी राय सुनना चाहूंगा। टिप्पणी करें कि कौन से खाद्य पदार्थ आपकी त्वचा की सूजन को बढ़ाते हैं और आपने उनसे बचने के लिए क्या किया है।
अंत में, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इससे मदद मिलेगी। डॉक्टर चानू दसारी, माइंड विट इम्यूनिटी क्लिनिक, और मैं आपको अगली बार मिलूंगा।